हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स पास आते हैं तो क्या होता है। तो इनके बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से ये बॉन्ड बनता है। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसका रीज़न है बोहर का मॉडल, जिसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो लूज़ करता है या वो गेन करता है। अगर उसकी लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उसको लूज़ कर देगा। अगर उसकी लास्ट शेल में 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो गेन कर लेगा, क्योंकि उनको किसी भी हालत में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके। तो इसी वजह से आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स पास आते हैं, ठीक है, और उनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, जो हम यूज़ करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, घरों में हम खाने में यूज़ करते हैं। तो वही NaCl हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा सोडियम है Na है वो क्या है, मेटल, और हमारा क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। और सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता ही है कि 11 होता है। 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू K शेल, L शेल, M शेल। K में कितने आते हैं 2, L में 8 और M में कितने आएंगे 1, ठीक है। K में हमेशा 2 ही आते हैं, कंपलसरी है ये। L में 8 आएंगे, ये भी कंपलसरी, आप इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। उसके बाद जो बचते हैं हम वो M में डालते हैं, तो यहाँ पर 1 बचा, और ये 1 ही है जो कि सोडियम का ऑक्टेट रूल है, जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होने दे रहा। तो वो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इसके लिए वो क्या किसको ढूंढता है, ऐसे एलिमेंट को जो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वो कौन लेगा, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2 8 7। 7 से इसको 8 पे पहुंचना है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये पूरे 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ तो कर ही नहीं सकता, बट इसके लिए ईजी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसको क्या हो जाएगा, इसके 7 से 8। तो इस तरह से सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है अपना एक, और क्या बना लेता है 2 8। इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही क्लोराइड आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सोडियम से, और उसके 2 8 8 हो गए। इसके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये ऐसा करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, नेगेटिविटी को लूज़ किया उसने, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी, यानी उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतने पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो 3 पॉजिटिव। ऐसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उसने नेगेटिविटी को लिया है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं ना कि हम जितनी पॉजिटिविटी ग्रैब करते हैं हम उतने पॉजिटिव हो जाते हैं। अब वो पॉजिटिविटी आप कैसे कर रहे हो, डोनेट करके कर रहे हो, भगवान का नाम लेकर के कर रहे हो, या फिर आप दूसरों को खाना खिला के कर रहे हो, तो वो पॉजिटिविटी है। और नेगेटिविटी में आप किसी का लड़ाई कर रहे हो, किसी के साथ जेलस हो रहे हो, तो वो सारी नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन का खेल है सारा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है और बहुत ही मजबूत होती है ये। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पक्का एक फॉर्मेशन आएगी, 100% श्योर है, और बहुत ही इजी है बनानी, बहुत मज़ा आता है, फ्री के नंबर हैं, छोड़ने नहीं है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपकी NCERT बुक में से ही, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 का, जिसके अंदर मैग्नीशियम हमारा मेटल रहेगा और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल रहेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी 2 8 2, और क्लोरीन की क्या बनेगी 2 8 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो अगर हम बात करें लास्ट शेल की, तो मैग्नीशियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ताकि 7 से क्या बन जाए 8। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है हमें वो रिप्रेजेंट करने हैं सिंबल के अराउंड। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लिखेंगे और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 2 उसको हम जैसे डॉट से शो कर देंगे। प्लस में हमारा दूसरा जो नॉन मेटल है वो है क्लोरीन, और क्लोरीन के जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसको क्रॉस से शो कर देंगे ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे दोनों को। तो होगा क्या यहाँ पर, मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बट मैग्नीशियम के पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 क्लोरीन का और यूज़ करेंगे। तो हम 1 क्लोरीन और ले लेंगे सेम टू सेम, ऐसे हम यहाँ क्रॉस लगा लेंगे और दूसरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो उसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं, तो वो जो 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं वहाँ हम बाहर लिखेंगे। जो उसका नंबर है 2, 3 जितने भी यूज़ होंगे वो हम बाहर लिखेंगे, एक ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 यूज़ हुए हैं, 2 या 3 यूज़ होंगे, से ज़्यादा नहीं। तो 2 यूज़ हुए हैं तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3 यूज़ होते हो 3, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। चार्ज आपको अंदर लिखना है और नंबर आपको बाहर लिखने की, कितने आपके मेटल या नॉन मेटल यूज़ हुए हैं वो हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन, ये एग्ज़ाम में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर के आयन्स भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें कौन कौन से आयन है, एक तो मैग्नीशियम 2+ आयन है और एक Cl- आयन है। आयन का मतलब चार्ज के साथ आपको लिखना है, तो मैग्नीशियम 2+ Cl-, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये है आयनिक कंपाउंड की कहानी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, मतलब आपको कहना पड़ेगा कि इनके अगर आपको इनको तोड़ने जाओगे तो ये पीसेस में ब्रेक होंगे, पाउडर नहीं बनेगा इनका, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, हार्ड कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको बहुत सारी हीट लगानी पड़ेगी, बहुत सारा जोर लगाना पड़ेगा। कहते हैं ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका जोर लगाओगे ना तब भी ये ब्रेक नहीं होंगे आसानी से, आपको हीट देनी पड़ेगी बहुत सारी। थर्ड प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट केरोसिन, पेट्रोल इनमें इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं होते, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये मोल्टन में या एक्वा स्टेट में, या तो ये पिघले होने चाहिए, मेल्ट होने चाहिए, या फिर ये पानी के अंदर होने चाहिए। तो ये आयंस, जो इनके आयंस हैं वो मूव कर जाते हैं, और आयन के मूव करने से क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके अंदर तो भर भर के आयंस हैं, इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, मोल्टन हो या फिर एक्वा स्टेट हो। तो ये है आयनिक कंपाउंड्स की कहानी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, कमेंट कर देना आप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, मेटलर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब ये जो मेटल आप यूज़ कर रहे हो ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, लेड, टीन, ये सारे मेटल आ कहाँ से रहे हैं, ये सारे मेटल आ रहे हैं अर्थ क्रस्ट में से। जो हमारी धरती माता है ना, वो मिनरल्स का भंडार है उसके अंदर, तो वहाँ से ये निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी के अंदर ना सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स के अंदर में से ओर्स निकाले जाते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे सारे टर्म्स का। तो जो भी हमारा ओर होता है उसके अंदर से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटीज़ यानी सॉल्ट, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, उसके साथ जो भी गंदगी जमा होती है उसको हम अलग करते हैं। फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल के ऑक्साइड में। ठीक है, सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल में, और उसके बाद हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं, यानी उसको अच्छा बनाते हैं ताकि वो बेचने के लिए आगे यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है मेटलर्जी की।
तो हम धरती में से जो हम निकाल रहे हैं मेटल्स, तो वो कैसे निकल रहे हैं। सबसे पहले हम इस प्रोसेस को, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल्स स्टेप बाय स्टेप, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, अब इसमें ना 3 टर्म्स आती हैं, मिनरल, ओर एंड गैंग। मिनरल क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि एक मर्क्यूरी का एक कंपाउंड होता है HgS, जिसको हम सिनेबार बोलते हैं, ये हमारी अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। उसके बाद आता है ओर। ओर का मतलब है कि ये जो मिनरल है ना, इसके अंदर कितना मेटल प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होगा तभी हम इसको खोदाई करेंगे ना, तभी हम इस पे जोर लगाएंगे, इस पे मेहनत करेंगे। और जिस मिनरल में से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ओर। उसके बाद आती है गैंग। गैंग क्या होती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, क्योंकि धरती में से निकलता है तो उसके साथ सोयल भी होगी, सैंड भी होगी, डर्ट भी होगी, तो वो सारे निकालना पड़ता है, उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। और इस इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं हम, गैंग। तो गैंग हमारे पहले मिनरल, फिर और से प्योर मेटल तक पहुंचने की प्रोसेस है, इसको मेटलर्जी बोल रहे हैं। तो होता कैसे है ये, तो सबसे पहले मैं आपको ना रिएक्टिविटी सीरीज दिखाती हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप बहुत बार देख चुके हो, एक और बार देख लो। इसमें ना 3 कैटेगरी हैं, हाई रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव जो होते हैं ना, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं। ठीक है, ये जो मेटल है ना, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे मीडियम रिएक्टिव, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कार्बन का यूज़ करके। ठीक है, कार्बन हमारा क्या है, कार्बन के अंदर ना हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को ग्रैब करने की, और ऑक्सीजन को ग्रैब करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, और इसका मतलब इससे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो भी मेटल होगा उसका ऑक्सीजन ले लेगा और मेटल को अलग कर देगा। ये तो हमें चाहिए। उसके बाद लो रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड, लेड। ठीक है, ये हमारे है ना, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनको नेटिव स्टेट में बोलते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनके अंदर जस्ट हीट ऐड करनी होती है तो हमें मेटल मिल जाते हैं। ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया था, संत समाज में हम इनको रख देते हैं कि किसी के साथ इनको रिएक्ट नहीं करना होता, मोह माया से परे होते हैं ये। ठीक है, और तभी इनकी इतनी वैल्यू भी है। तो जितना कोई भी मेटल जितना ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है ना, उतनी ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारा खेल है रिएक्टिविटी का। अब इसका जो प्रोसीजर है वो भी देख लेते हैं हम। तो जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं, और जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनकी 2 स्टेप आते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और। तो या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और से ऑक्साइड में लेना, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और से ऑक्साइड को निकालना, रोस्टिंग। ठीक है, और उसके बाद मेटल को ले लेते हैं हम, निकाल लेते हैं, फिर रिफाइनिंग। और जो लो रिएक्टिव है उसमें भी सल्फाइड और रहेगा तो रोस्टिंग हो जाएगी, मेटल मिल जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगी। तो और से हम गैंग को रिमूव करते हैं, और जो हमारे मेटल्स हैं, हाई है, मीडियम है, लो है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। तो हम बात कर लेते हैं उन मेटल्स की जो लो रिएक्टिव है, तो उनके अंदर जस्ट हीट ऐड करनी है। तो ये मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इनको जस्ट रोस्ट कर दो तो ये अलग हो जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा मर्क्यूरी का सल्फाइड और है, HgS, इसका नाम याद रखना, सिनेबार, एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सिनेबार इसका नाम होता है। अगर इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है ना, इसमें से भी मर्क्यूरी चाहिए, ऑक्सीजन अभी भी है इसके साथ, ये अलग करनी है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हीट कर देंगे, और हीट करने के बाद मर्क्यूरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। तो ये है सिंपल सी प्रोसेस जो लो रिएक्टिव मेटल है उनको अलग करने की। अब बात कर लेते हैं मीडियम वालों की। तो मीडियम में हमारे जिंक भी आता है, तो हम जिंक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी 2 प्रोसेस होती हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। अगर कोई मेटल कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो है कैल्सिनेशन।
और यहाँ पर हम जो एयर है वो लिमिटेड यूज़ करते हैं, या तो आप यूज़ ही नहीं करते या वो बिल्कुल ही कम अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट, वो मिलेगा CO2, ठीक है। दिस इज जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा दोनों में, जिंक ऑक्साइड, कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग, क्योंकि हमारा काम ही है पहले मेटल का ऑक्साइड लेना। हम जो भी ओर है उसको मेटल के ऑक्साइड में चेंज करेंगे पहले। फिर आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। लेकिन यहाँ पर एयर एक्सेस में यूज़ होती है। एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, भर भर के एयर की सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको एज अ बायो प्रोडक्ट मिलेगी। तो जिंक सल्फाइड में जब आप ऑक्सीजन डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड वाला जो प्रोडक्ट है वो दोनों में सेम है। तो ये फर्स्ट स्टेप है दोनों का। सेकेंड स्टेप दोनों का सेम रहेगा। रिडक्शन करेंगे हम यूजिंग कार्बन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन यहाँ पर किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि वो ऑक्सीजन को यहाँ से भगा ले जाता है और हमें सिर्फ मेटल हमारा अच्छे से मिल जाएगा, यानी मेटल हमारा अलग मिल जाएगा हमें। तो जिंक प्लस CO हमें मिल जाएगा। हमने सबसे पहले कार्बोनेट ओर को या फिर सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट किया था, ऑक्साइड में। ऑक्सीजन आ गई, उसके बाद कार्बन अपना काम कर देगा, ऑक्सीजन को लेकर के CO बना लेगा और जिंक अलग हो जाएगा। और CO बनाने की वजह से किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि ये किसको लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को। और जो ऑक्सीजन को लेके जाता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कार्बन के पास यहाँ पर हायर एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन ज़्यादा प्यारी लगती है, ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसे कह सकते हो आप। तो यहाँ से ऑक्सीजन को भगा लेके जाता है और हमें बना प्योर मेटल मिल जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहीं से, थर्मिट रिएक्शन। अभी हमने ना कार्बन यूज़ किया है, कार्बन ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है, लेकिन हम मोर रिएक्टिव मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता था। तो यहाँ पर हम मोर रिएक्टिव मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन को ही हटाने है ना, तो हम एल्यूमिनियम यूज़ कर लेंगे। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो ऑक्सीजन को ले जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन अलग हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में ना लॉट ऑफ हीट भी जनरेट होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक। और इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है क्रैक्ट हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको जॉइन करने के लिए। क्योंकि जब आप एल्यूमिनियम पाउडर को डालते हो ना आयरन ऑक्साइड में, तो हमें यहाँ से मोल्टन स्टेट में आयरन प्रोड्यूस मिलता है, यानी पिघला हुआ आयरन। तो उसकी वजह से ना जो दोनों क्रैक्ड जॉइंट्स हैं, क्रैक्ड हैं जो पार्ट्स, वो जॉइन हो जाते हैं। मशीन के पार्ट्स हैं, अगर उनको भी जॉइन करना हो तब भी हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन को जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर का यहाँ पर काम आता है। ऐसे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज अलग हो जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन होती है थर्मिट रिएक्शन, जो कि रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने में यूज़ की जाती है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और आयरन हमें यहाँ पर मोल्टन स्टेट में मिलता है, जिसकी वजह से जो क्रैक्ड पार्ट है वो जॉइन हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अलग से पूछी जाती है थर्मिट रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, आग लगाने वाले, तो उनको कैसे अलग करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था सोल्ट वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। NaCl का हमें ब्राइन सॉल्यूशन में से हमें क्लोरीन गैस मिली थी, हाइड्रोजन गैस मिली थी। क्लोरीन हमें एनोड पर मिली थी और हाइड्रोजन हमें कैथोड पर। यहाँ पर भी हमें क्लोरीन एनोड पर ही मिलेगी। देखो हम यहाँ ये ले रहे हैं NaCl। NaCl को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, NaCl में से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सोडियम अलग करना है, क्लोरीन अलग करना है, तो दोनों को अलग कैसे करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर कैथोड ली है और एनोड ली है। कैथोड क्या होती है आपकी, नेगेटिवली चार्ज्ड, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है वो कैथोड होती है, और जो एनोड होती है वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो होगा क्या, जो हमारा सोडियम है ना, आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनाता है, Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गया, Na+। अभी बताया ना मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव हो जाता है। और क्लोरीन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से क्या बना लेता है, Cl-।
तो ये Na+ और ये Cl-। अब जो प्लस वाला है वो जाएगा हमारा कैथोड पर, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जो हमारा क्लोरीन है वो जाएगा हमारा एनोड पर, क्योंकि वहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपने सुना होगा। तो जैसे ही Na+ कैथोड पर जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वहाँ इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हैं, तो Na+ वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा Na, यानी उसकी क्या हो जाएगी रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है तो ज़ीरो चार्ज है, प्लस से ज़ीरो हो गया तो कम हो गया ना, तो इसलिए हम रिडक्शन बोलते हैं। ये थोड़ी हाईली डेफिनेशन है, +1 में आएगी आपके पास। उसके बाद एनोड पर क्या हो रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन वहाँ पर जा रहा है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिविटी लेगा तो नेगेटिव चार्ज को लूज कर देगा और यहाँ पर क्या बना लेगा क्लोरीन गैस। ब्राइन में भी जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज हुई थी, तो ध्यान रखना यहाँ भी एनोड पर रिलीज होगी, और सोडियम अलग हो गया हमारा, क्लोरीन गैस अलग होगी, तो हमें क्या मिल गया हमारा प्योर सोडियम। अब इसके बाद जब मेटल मिल जाता है तो उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे, यानी पॉलिश का नाम सुना होगा, तो फाइनल पॉलिश करते हैं हम उसकी। तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं फिर से कैथोड और एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड और नेगेटिवली चार्ज ये कैथोड होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड होगी। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, अब इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या लेना है, जिस भी मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जैसे कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भी क्या लिया, कॉपर सल्फेट। ये जो हमने ब्लू सॉल्यूशन लिया किसका, कॉपर सल्फेट का है। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड जो होती है वो इम्प्योर कॉपर है, यानी जो अभी अभी निकला है धरती में से, जो अभी अभी नया नया जन्म लिया है। और जो कैथोड पर होता है वो होता है प्योर कॉपर, जो पहले से मौजूद है, पहले से ही रिफाइनिंग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्योर कॉपर लिया कैथोड पर और एनोड पर हमने इम्प्योर कॉपर लिया है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, जो हमारा इम्प्योर कॉपर है ना, उसमें से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में चला जाएगा, और सॉल्यूशन से हमारा कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है, कैथोड के ऊपर। तो ये तो हमारी जो प्योर कॉपर है ये हमारी थिक होती जाएगी, यानी मोटी होती जाएगी, और यहाँ से कॉपर निकल के इधर ट्रांसफ़र होता जाएगा, तो ये पतली होती जाएगी। और जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सारी एनोड के नीचे यहाँ पर इकट्ठी हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एनोड मड। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो एनोड मड के तरह यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, और जो सोल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में सोल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेटल को रिफाइन किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन का। तो मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से हमारे पास आते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, उन 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, उनको एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कमेंट कर देना इसका आंसर भी। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन को आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका प्योर मेटल है ना वो उसके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दिखने में डल हो जाता है, उतना अच्छा नहीं दिखता जैसे कि आप उसको नया नया खरीद के लाते हो। जैसे कि आपने सिल्वर की ब्लैक कोटिंग देखी होगी, सिल्वर की जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो कितनी शाइनी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो काली पड़ती जाती है। ऐसे ही आप कॉपर को देखना, कॉपर भी धीरे धीरे ग्रीन होता जाता है, पहले वो ब्राउन होता है उससे। और आयरन के तो आपने देखा ही होगा, आयरन स्टार्टिंग में कितना अच्छा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग जमना शुरू हो जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, कि आयरन एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर क्या बना लेता है, रस्ट। तो इस तरह से हमारे जो 3 मेटल्स हैं हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, आयरन, कॉपर और सिल्वर। आयरन एयर और वाटर से रिएक्ट करके अपने ऊपर क्या बना लेता है, ब्राउन कलर का रस्ट। कॉपर की बात करें तो कॉपर अपने ऊपर CO2 और O2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट। ये ध्यान रखना आप, कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग कर लेता है ये अपने ऊपर, और ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो, ठीक है। सिल्वर टाइम के साथ ब्लैक होता जाता है क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है, AgS की, ठीक है। तो ये है कोरोजन। अब कोरोजन से बचना कैसे है, ठीक है। 2 मेथड हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में आप क्या करोगे कि पेंट कर दोगे, ऑयल लगा दोगे, ग्रीस लगा दोगे, प्लास्टिक के साथ कोट कर दोगे, ठीक है। एयर मॉइस्चर को ब्लॉक कर दोगे, कैल्शियम क्लोराइड होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जिससे कि आप एयर और मॉइस्चर को ब्लॉक कर सकते हो। उसके ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए तो केमिकल मेथड्स पढ़ते हैं। केमिकल मेथड्स में हम
साइंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, हम मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिंक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जैसे आयरन के ऊपर अगर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाए तो जिंक रिएक्ट करेगा, जितने भी तूफान आएंगे, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वो जिंक सहन करेगा। तो आयरन के ऊपर ना तो मॉइस्चर जाएगा ना ऑक्सीजन जाएगी, तो आयरन हमारा कोरोजन से बचा रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना तो उसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। क्रोम प्लेटिंग में हम क्रोम की प्लेटिंग कर देते हैं, क्रोमियम को चढ़ा देते हैं। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोरोजन नहीं होता। इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम है ना, जो खुद का फेवरेट है, ठीक है, खुद का फेवरेट है ये, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये खुद की ही कोटिंग कर लेता है अपने ऊपर और कोरोजन से बच जाता है, ठीक है। उसके बाद कैथोडिक प्रोटेक्शन भी है इसके पास। तो ये सारे केमिकल मेथड्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है एलॉय। एलॉय भी हम बना सकते हैं। एलॉय क्या होता है कि मेटल के अंदर मेटल को मिक्स कर दो, एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल मिक्स कर दो, तीसरा मेटल मिक्स कर दो, या मेटल के अंदर नॉन मेटल मिक्स कर दो। ऐसा करने से तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन्हांस हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं ओरिजिनल से, जिसकी वजह से कोरोजन से भी वो बचा रहता है। तो ये भी एक मेथड है। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा। स्टील मिक्सचर है आयरन, क्रोमियम और निकल का, ठीक है। और स्टील पर कभी रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो एक एलॉय है। अगर आप आयरन की बात करो तो वो रस्ट पकड़ लेगा, लेकिन स्टील कभी रस्ट नहीं पकड़ता, क्योंकि उसके अंदर 3 मेटल मिक्स हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल, ठीक है, वो कभी रस्ट नहीं लेगा। फिर आता है ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है ये ब्रास। एक तो नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर हमारा किससे बना होता है, लेड और टीन से, ठीक है। और सोल्डर क्या क्या प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसको हम वायर्स को वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय है। फिर आता है ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज मेडल अगर आपको मिला हो तो कॉपर और टीन का बना होता है। वो कॉपर के अंदर हम टीन मिक्स कर देते हैं। इसको आप कट से याद रख सकते हो, कट, कॉपर एंड टीन। उसके बाद फिर से सोल्डर आ गया। सोल्डर किससे बना होता है, लेड और टीन से, ठीक है। एक तो ब्रास है जो कॉपर और जिंक से बना है, एक ब्रोंज है जो कॉपर और टीन से बना है, तो उसको आप कट से याद रख लेना। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड। जो हम गोल्ड खरीदते हैं ना, वो जो ज्वेलरी बनवाते हैं वो 22 कैरेट की होती है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। तो उसके अंदर हम मिक्स करते हैं सिल्वर या कॉपर, ताकि उसकी ज्वेलरी बन सके, हार्ड ज्वेलरी बन सके, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है एलॉय की। एक और है, अगर हम मर्क्यूरी के साथ किसी भी मेटल को मिक्स करते हैं तो हम उसको अमलगम बोलते हैं, अमलगम, ठीक है। तो ये कहानी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।